क्या हुआ जब विमेन रिजर्वेशन बिल की कॉपीज़ को पार्लियामेंट में फाड़ दिया गया। जिस बिल को आज कांग्रेस उनका बिल बता रही है वो उन्होंने तब पास क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार हुआ करती थी। क्या ये बिल 2024 के लिए गेम प्लान है। विमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश को कैसे अफेक्ट करेगा, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम मिलकर इस वीडियो में ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले शो का टिकट को उठवाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। 19 सितंबर को हमारी पार्लियामेंट ने नया रूप ले लिया और हमारी पुरानी पार्लियामेंट को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया गया। नाम सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और इसी नए पार्लियामेंट में जो सबसे पहला डिस्कशन हुआ वो बिल बना है वुमेन रिजर्वेशन बिल, हिंदी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 445 वोट्स के साथ लोकसभा में पास हुआ। ये बिल 128 अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया, जिसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन ये रिजर्वेशन दोनों अपर हाउस राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं दिया जाएगा। ये बिल पास हुआ है 2023 में, फिर भी कांग्रेस इसे अपना बिल क्यों बता रही है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री सेशन में जाना पड़ेगा। तो साल था 1988, राजीव गांधी की सरकार, जब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन की नींव रखी गई, जिसके लिए 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसे हेड कर रही थी मार्गरेट एल्वा। इस कमेटी ने 353 रिकमेंडेशंस दिए। इन्हीं सारी रिकमेंडेशंस में से एक था रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। लेकिन जब काम की बात आती है तो इनके इम्प्लीमेंटेशन तक काम बहुत स्लो हो गया था। साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में SC, ST, OBC और विमेन को 33% रिजर्वेशन दिया। यहाँ से हमने शुरुआत तो कर दी। फिर साल 1996 में HD देवेगौड़ा गवर्नमेंट द्वारा 86th अमेंडमेंट बिल में भी विमेन रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन उसे OBC विमेन रिजर्वेशन ना होने की वजह से उसका बहुत विरोध हुआ। बाद में तो सरकार ही गिर गई थी। इंदर कुमार गुजराल ने भी कोशिश की पर असफल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बिल को लेकर बहुत कोशिशें की। जैसे 28 जुलाई 1998 को जब अटल गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर M थम्बीदुरई ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, तब इस बिल को RJD के MP सुरेंद्र प्रसाद यादव और अजीत कुमार मेहता ने इस बिल की कॉपीज़ को छीना और फाड़ दिया। इस एक्शन को लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट मिला। फिर इस बिल पर बात रुक सी गई, लेकिन इसके बाद 6 मई 2008 को ये बिल 108th अमेंडमेंट बिल के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया। फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। इस कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट दी। अंततः 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन फिर वही बात कि इस बिल पर OBC रिजर्वेशन ना होने की वजह से इस बिल का विरोध हुआ। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के दबाव में आकर इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस तक नहीं किया। कट टू 2023, जो नेता विमेन रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे वो भी इस बिल के सपोर्ट में खड़े हैं। हो सकता है कि वो अपने इंडिया अलायंस के ऑपोजिट नहीं जाना चाहते, क्योंकि OBC रिजर्वेशन की मांग तो अभी भी है। क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये सवाल कई सवालों में सबसे ज़्यादा उठने वाला सवाल है। इसका एक कारण है बढ़ता हुआ विमेन वोटर काउंट। हाल ही में विमेन वोटर्स का नंबर 47% से बढ़कर 48.13% हो गया है। लगभग 50% वोटर्स महिलाएं हैं अब हमारे देश में। शायद इसीलिए ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। दूसरे पॉइंट में ये है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है कि भले ही बिल पास हो चुका है पर इम्प्लीमेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद ही होगा। अब आप समझिए, अमेंडमेंट हो चुका है, इसके बाद अगला सेंसस आएगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर कहीं इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस पर तो अब मीम भी बन रहे हैं। इस पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का कहना है कि विमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से अनलिंक किया जाए, ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। कई विमेन पॉलिटिशियंस इनफेक्टिव माइनॉरिटी मेंबर्स हैं और मेल पॉलिटिशियन डोमिनेंट पार्टी के लिए फंक्शन करते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल के जैसे इंटरवेंशन सोशल पॉलिटिकल बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है, ताकि इंडियन सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में विमेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सार्थकता मिले। महिलाओं की बात इसलिए क्योंकि जो बिल अभी तक पार्लियामेंट पास नहीं कर पा रही थी उसके कई कारण थे, जैसे सोशल एटीट्यूड। जैसे पहले नंबर पे है, वो महिलाओं को एक लीडर के रूप में नहीं देखते और ये मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के सामने फैसले लेने में झिझकती है। स्क्यूड जेंडर रिप्रेजेंटेशन। यूनियन गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से महिलाएं लोकसभा में सिर्फ 14.94% और राज्यसभा में 14.05% है। 1952 पहले चुनाव के समय में ये नंबर था सिर्फ 4.4%, जो 2019 तक सिर्फ 10% बढ़ा है। कई स्टेट असेंबलीज में तो
10% से भी कम महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव हैं। सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह भी आती है कि कई सोशल फैक्टर्स जैसे हाई क्राइम रेट अगेंस्ट वेमेन, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, पुअर न्यूट्रिशन लेवल, क्यूट सेक्स रेशियो, इन सब को नज़र में रखकर भी अगर देखा जाए तो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वुमेन फॉर वुमेन एक विचार ये भी है कि अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा महिलाएं होंगी तो वो महिलाओं के मुद्दे उतने ही ज़्यादा महत्व से उठाएंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अनुसार 148 नेशंस में से 127th पोजीशन पर आता है हमारा देश। अगर इसी रेट से ग्रोथ चली तो भारत को 162 साल से भी ज़्यादा लगेंगे इस गैप को फिल करने में। आखिरी में अगर कंक्लूजन पर आए तो हमें ऐसे ही नए कानूनों की ज़रूरत है, पर उन्हें 10 या 20 सालों के लिए लटकाया ना जाए। जल्दी कानून बनता है उतनी ही जल्दी उन्हें इम्प्लीमेंटेशन में भी लाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।